Hello guys, welcome to lecture number 4 of this unit 6, General Principles and Process of Isolation of Elements. As we know that at presently we are on a very important topic is called as an Ellingham diagram. Ellingham diagram in metallurgy. It's a most important topic because most of the MCQs or a very good quality of MCQs will be asked from this ED, means Ellingham diagram. So we are focusing as much as possible time, or we have spent more time in this Ellingham diagram as compared to the remaining topic. Okay. So we know that first the Ellingham diagram in metallurgy. So first हमें क्या होगा कि जैसे एलिंगम डायग्राम की बात यहाँ पे हो रही है तो हमारे पास थोड़े हमारे जो इट्स अ वो मैं अपनी तरह से यहाँ पे लिखता हूं. सो इट्स अ डायग्राम राइट विच इज यूज्ड इन पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जी का मतलब क्या है हमें मालूम है ना. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल्स बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड्स विद अ सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट. यानी जो मेरा मेटालिक ऑक्साइड्स में उसमें से मुझे ऑक्सीजन निकालने के लिए जो मैं रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज करूंगा, जैसे कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, या कोई अदर मेटल्स में यूज करता हूं, तो वो पायरोमेटलर्जी में चली जाती है. वो जो पायरोमेटलर्जी है वो कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं. सो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स यहां पे थर्मोडायनेमिक्स का जो प्रिंसिपल है वो यहां पे चल रहा है. दूसरा उसमें क्या होगा, क्योंकि जो मैंने मेन बात यहां पे आपको पहले दिखाना चाहता हूं कि ये जो है वो है एक प्लॉट है, यानी एक ग्राफ है. ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं उसमें डेल्टा मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा जीएफ स्टैंडर्ड वर्सेस टेम्परेचर है. टेम्परेचर इन केल्विन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर में है. यह जो आप देख रहे हैं कि डेल्टा जीएफ यानी फॉर्मेशन जो है वो वैल्यू होती है किलो जूल पर मोल फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. ओके, फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के बारे में है. और ये जो डेल्टा जीएफ क्या होता है कि डेल्टा जीएफ स्टैंडर्ड है वो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है, वो M2OX के लिए होती है. राइट. कई बार बच्चे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे कि सर जी इसके लिए ही है. नहीं, दिस इज ये जो ग्राफ है एलिंगम डायग्राम वो सल्फाइड के लिए भी, सल्फाइड्स के लिए भी एंड हैलाइड्स के लिए भी यूज होता है. लेकिन यहाँ पे हमारे जो सिलेबस है वहां पे हम सिर्फ यहाँ पे ऑक्साइड की ही बात हम करेंगे. ये दूसरा पॉइंट. तीसरा मेन पॉइंट है इट इज यूज. ये किस लिए है. सो इट इज यूज टू प्रिडिक्ट. इट इज यूज टू प्रिडिक्ट यानी यहां पे मुझे ये जानना है, राइट. क्या जानना है मुझे कि विच एलिमेंट्स विल बी मोस्ट सूटेबल, राइट, टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ स्मेल्टिंग. या मुझे स्मेल्टिंग के लिए कौन सी फिजिबिलिटी मिलती है ये मुझे यहां से मालूम पड़ेगा. मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं. टू प्रिडिक्ट विच एलिमेंट विल बी द मोस्ट सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड्स. और दूसरा व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच रिडक्शंस विल प्रोसीड स्मूथली. तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट है वो मुझे यहां पे देखने पड़ेंगे, तो आपको ये भी एक पता चलेगा. फाइन. फिर मैं आपको यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, एक फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूं. मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस है. तो हमें मालूम ही है कि जैसे डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो देन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस. राइट. तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही होता है, वो तो हमें मालूम ही है. लेकिन हम यहाँ पे एक और बात समझना चाहते हैं. तो मुझे डेल्टा जी नेगेटिव किस तरह से हो सकता है. तो कि इसमें एक हो सकता है कि डेल्टा एच हमारा नेगेटिव हो, हमारा डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव हो, राइट. और टी इंटू डेल्टा एस है वो हमारा पॉजिटिव हो जाए. तो
क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और नेगेटिव ये पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा इतना वो नेगेटिव ही रहेगा। सो डेल्टा जी कहाँ पे चला जाएगा, वो नेगेटिव में चला जाएगा। सो वो जो रिएक्शंस होगा वो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगा। ऑलवेज का मतलब है यहाँ पे एनी टेम्परेचर पे, एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो वो स्पॉन्टेनियस ही मिलेगा। ये मेरी पहली कंडीशंस यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है। डेल्टा एच अगर मेरा नेगेटिव है और टी डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है तो डेल्टा जी हमारा नेगेटिव ही रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ एक कंडीशंस, जैसे मेरे पास डेल्टा एच नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एंथैल्पी चेंजेस इज नेगेटिव, मींस अवर रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन रिएक्शंस, राइट। ज्यादातर वो जो रिएक्शंस होते हैं आप देखेंगे जो एलिंगम ग्राम में, तो ज्यादातर डेल्टा एच नेगेटिव ही होता है, और जो हमारा टी इंटू डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है। देखिए ये नेगेटिव है, तो इसमें दो कंडीशंस मुझे मिलेगी। फिर भी मुझे डेल्टा जी क्या करना है, नेगेटिव लेना है। सो फॉर दिस पर्पस इफ आई वांट टू डेल्टा जी नेगेटिव, तो मुझे टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर मुझे लो करना पड़ेगा। देखिए ये जो टी इंटू डेल्टा एस है, इसमें से मेरा टी इंटू डेल्टा एस में टेम्परेचर जैसे मैं लो करूंगा तो लो होने की वजह से मेरा डेल्टा एस का जो वैल्यूज है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये तो नेगेटिव ही है और मुझे डेल्टा जी क्या करना है, नेगेटिव ही करना है, यानी मुझे डेल्टा जी नेगेटिव ही लाना है। लेकिन अगर डेल्टा जी एक और कंडीशंस भी हो सकती है कि डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है इफ टेम्परेचर इज हाई। मैं अभी आपको एक केस में आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ, राइट। फिर एक कंडीशंस ये भी हो सकती है ना कि डेल्टा एच सर जी पॉजिटिव है, तो टी इंटू डेल्टा एस में मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तभी डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो क्या टेम्परेचर सर जी हाई होना चाहिए। चलो पहले मैं फिर से आपको ये थोड़ी कंडीशंस में आपको फिर से मैं अभी स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ। पहले मैंने आपको यही दिखाया है कि ये जो ग्राफ है वो डेल्टा जी एफ स्टैंडर्ड ऑफ M2O(x) का है वर्सिस क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इन क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में है। अब जब भी कोई रिएक्शंस देखेंगे, जैसे मेरे पास MX का एक मेटल है वो सॉलिड में है और उसका जो कंबंसन मैंने ऑक्सीजन से करवाया है, हमें मालूम है कि वो M2O(x) में चला जाएगा और यहां से हीट निकलेगी निकलेगी निकलेगी। जितने भी रिएक्शंस होंगे ना वहां पे हम देख रहे हैं ना कि MXO2 के साथ जुड़ेगा, M2O(x) में चले जाएगा, तो ये जो हीट है वो निकलेगी, यानी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा डेल्टा एच है वो नेगेटिव है अगर यहां से हीट निकल रही है तो। यानी एक कंडीशंस तो हमारी पहले क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशंस मुझे यहाँ पे डेल्टा एस के बारे में देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे डेल्टा एस क्या है। हमें मालूम है कि डेल्टा एस में क्या होता है कि सॉलिड होने से लिक्विड या इसमें से गैसियस में चले जाते हैं तो रेंडमनेस यानी मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस ज्यादा बढ़ जाती है, यानी डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, गैसियस है और सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी सॉलिड में तो कोई नहीं, हमारा गैसियस भी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसमें से जो मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस कम हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो केस बन रहा है वो डेल्टा एस नेगेटिव का बन रहा है। फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं कि मेरा जो सॉलिड है वो सॉलिड में ही है, गैसियस सॉलिड में चला गया है, यानी रेंडमनेस कम होने की वजह से ये जो पूरा रिएक्शन हम देख रहे हैं इसमें ज्यादातर डेल्टा एस क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। और जितने भी जो ये ऑक्साइड्स बनने की जो प्रोसेस होती है वो डेल्टा एच नेगेटिव की ही होती है, यानी एंथैल्पी चेंजेस जो हमें मिलता है वो हमें नेगेटिव ही मिलता है और डेल्टा एस हमें जो मिलता है वो भी नेगेटिव ही हमें यहाँ पे मिल रहा है। क्लियर, आपको समझ में आ गया। फिर से मैं आपको यहाँ पे और एक बात भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास यहाँ पे है डेल्टा, देखिए मैं यहाँ पे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस की फिर से बात करूंगा। मैं थोड़ा यहाँ पे डीप में आपको इसलिए समझाना चाहता हूं। अब देखेंगे ना इसमें तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा मुझे। यहाँ पे जो डेल्टा जी है इज इक्वल टू डेल्टा एच, देखिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूं, टी इंटू डेल्टा एस, इस तरह से मैं लिखता हूं। अब देखेंगे ज्यादातर जो स्लोप वाले जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, क्योंकि जो मैंने एलिंगम डायग्राम आपको लास्ट लेक्चर में दिखाया था तो ये जो डेल्टा जीएफ स्टैंडर्ड का और टेम्परेचर का ज्यादातर ग्राफ इस तरह से ही था,
क्यों इस तरह से था, अब देखिए ये पॉजिटिव स्लोप वाले ही होते हैं। ये जो डेल्टा जी है वो हमारा वाई में है, राइट। ये डेल्टा एच है वो तो कांस्टेंट वैल्यू पे चले गए हैं, और ये जो डेल्टा एस है वो हमारा एक्स है, डेल्टा एस है वो है मेरा क्या है, एक्स है। समझ में आ रहा है, फाइन। और ये जो टी मेरा मेरा जो वाला ग्राफ है, सॉरी ये मेरा एक्स है, सॉरी, और डेल्टा एस मेरा है वो स्लोप में है, वो क्या है, स्लोप में है। तो देखेंगे ना तो वो लाइन का जो रिएक्शंस मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मुझे यहाँ पे मिल रहा है, वो m मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, क्योंकि m मुझे पॉजिटिव ही मिल रहा है। तो पॉजिटिव की वजह से ये ग्राफ मुझे, इसका जो स्लोप है वो ज्यादातर मुझे ऐसा ही मिलेगा। देखिए मैं आपको फिर से एलिंगम डायग्राम यहाँ पे मैं बार बार दिखाऊंगा आपको ये बुक में से। देखिए ये जो बुक है, मैंने जो ग्राफ यहाँ से लिया हुआ है, मेरे टेक्स्ट बुक में भी है। देखिए ये स्लोप क्या है, आप देखिए पॉजिटिव ही स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है। एक ही स्लोप क्या है, नेगेटिव चल रहा है। वो भी हम इसके बारे में देखेंगे क्यों नेगेटिव है। बाकी के पॉजिटिव का मतलब ये है कि सभी में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से डेल्टा जी कम हो रहा है। स्पॉन्टेनियस है लेकिन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो कम हो रही है, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है। क्यों कम हो रही है, क्योंकि उसका डेल्टा एस भी बढ़ रहा है, यानी डेल्टा एस यानी जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो रहा है। क्योंकि हमें मालूम है कि टेम्परेचर बढ़ने से रैंडमनेस क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो रैंडमनेस बढ़ने से ये जो सभी ग्राफ के जो स्लोप आपको दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव में ही आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो पहला तो आपको पता चल गया, समझ में आ रहा है, ओके फाइन। और मैं एक ग्राफ अभी आपको यहाँ पे जो सभी को वो जो ग्राफ के बारे में है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास कार्बन था, फिर ऑक्सीजन के साथ वो जुड़ गया, तो विच इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, 2CO गैसियस। देखिए मैं फिर से आपको ये ग्राफ आपको दिखाना चाहता हूं। अब देखिए ये जो ग्राफ, इसका स्लोप नेगेटिव में चला गया है, 2 कार्बन प्लस O2 2CO। समझ में आ रहा है, अच्छा फाइन। क्यों हो गया है, अब देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। सॉलिड गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है और गैसियस भी गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये जो पूरी प्रोसेस फॉरवर्ड रिएक्शंस की है आप देख रहे हैं, डेफिनेटली उसमें जो डेल्टा एच है ना वो तो नेगेटिव ही है मेरा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन हमारा जो डेल्टा एस है यहाँ पे वो पॉजिटिव में चला गया है। समझ में आ रहा है, क्यों पॉजिटिव में चला गया, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ रही है। सभी बाकी के जो ग्राफ में डेल्टा एस क्या था, नेगेटिव था, क्योंकि रैंडमनेस जो यहाँ पे पूरा रैंडमनेस कम हो रहा था, इसी वजह से तो डेल्टा जी मेरा क्या था, माइनस था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एस पॉजिटिव है। तो अभी हम जो रिएक्शंस यहाँ पे हम लगाएंगे, तो ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो मेरा प्रोसेस है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमें मालूम है कि जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लगाएंगे तो मेरा जो यहाँ पे जो स्लोप आएगा, जो मेरा जो स्लोप है वो तो माइनस डेल्टा इसका ही लगेगा ना। क्यों, फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूं, ये मेरा क्या है, डेल्टा जी है, राइट। ये जो मेरा ये मेरा क्या है, डेल्टा एच है। मेरा जो एम क्या है, मीन्स एम एक्स प्लस सी का मैं एक्स क्या है, मेरा एक्स वो टेम्परेचर है। तो मैं क्या करूंगा, तो कि ताकि मुझे एम डेल्टा एस माइनस डेल्टा एस ही मिलेगा। तो ये जो ग्राफ हम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह से मुझे मिलेगा। देखिए वो नेगेटिव स्लोप वाला ही मुझे मिलेगा। फिर से मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, डेल्टा GF स्टैंडर्ड है, टेम्परेचर है, तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो एक ही ग्राफ नेगेटिव में क्यों चला गया है, क्योंकि उसका जो डेल्टा एस है वो आपको समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ी बात मैंने अभी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई हुई है। अभी देखिए इसमें जो मेरा जो मेन पॉइंट है, मैं अभी 4 पॉइंट्स में अभी आपको पूरा इसको डिटेल में समझाऊंगा। उसमें जो रोल ऑफ टेम्परेचर है ना, मैंने अभी आपको पहले भी बोला था कि रोल ऑफ टेम्परेचर प्लेज अ वाइटल रोल। क्यों रोल ऑफ टेम्परेचर में, क्योंकि मैंने किया था टू प्रिडिक्ट विच एलिमेंट विल बी द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर अ गिवन मेटल ऑक्साइड एंड व्हाट वुड बी द ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर है ना वो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, जितने भी ग्राफ देखे आपने, ये इसको निकाल इसको बात करके सभी के, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अच्छा, ग्राफ लाइन जो भी आप देख रहे हैं, जो भी ग्राफ लाइन देखी वो भी बढ़ रही है, और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर से आप देखिए, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं, जो भी ग्राफ है आप देखिए टेम्परेचर से बढ़ ही रहे हैं। देखिए सभी
ऊपर भी देखिए बढ़ ही रहे हैं सभी, एक ग्राफ को छोड़ के सभी बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से ग्राफ लाइन अपर जा रही है और अपर जाने की वजह से डेल्टा जी की जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो रही है, यानी नेगेटिव माइनस है ना, वो वैल्यू डाउन हो रही है, यानी प्लस की तरफ जा रही है, टूवर्ड्स टू जीरो जा रही है। और डेल्टा जी जितना भी माइनस से बढ़ेगा, यानी वो डेल्टा जी टूवर्ड्स टू जीरो तक जाने की प्रोबेबिलिटी में वो जो स्पॉन्टेनियस होती है वो थोड़ी कम होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आ गया? फिर से आपको देखिए, अभी मैं आपको फिर से मैं यहाँ को एक और बार, मेरा जो सॉलिड है, मेरे पास O2 गैसियस है एंड M2OX के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। एक रिएक्शन है मेरा, राइट। मुझे मालूम है उसका डेल्टा H तो नेगेटिव ही है, क्योंकि जो भी कंबंशन रिएक्शन से ऑक्साइड बनते हैं तो ऑलमोस्ट रिएक्शंस में वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की वजह से ये होते हैं। और दूसरा मुझे ये भी मालूम है कि उसका डेल्टा S भी नेगेटिव है, क्योंकि लेस रेंडमनेस है, लेस रेंडमनेस यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये भी मैंने सॉलिड गैसियस टू सॉलिड है। अभी देखिए मैं उसको यहाँ पे डालूंगा, जो मेरी वैल्यूज है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी इंटू डेल्टा S। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको समझा रहा हूं। अगर देखिए इसमें क्या हुआ कि मेरा डेल्टा जी है, मेरा डेल्टा H का वैल्यू क्या है, माइनस है, ये टेम्परेचर, और मेरा डेल्टा S का भी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये जो दोनों मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी मेरे पास जो मुझे ये वैल्यू लेने के लिए ये तो माइनस है और ये पॉजिटिव है। और जैसे मैं उसका स्लोप, क्योंकि ये जो इसका स्लोप मुझे मिलेगा, जो ये स्लोप है, तो वो स्लोप मुझे क्या मिला है, पॉजिटिव ही मिला है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू mx से निकाली जाती है mx में, तो ये पॉजिटिव स्लोप में चला गया है। अगर मैं यहाँ पे देखिए, इफ टेम्परेचर मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर क्या करता हूं, बढ़ाता हूं, देखिए तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, मेरा जो T इंटू डेल्टा S है ना, अब आप इसको इतना ही देखिए, मेरा डेल्टा S क्या था, नेगेटिव था। अगर मैं T इंटू मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं तो ये मेरी नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी ना, T इंटू डेल्टा S की, यानी T इंटू डेल्टा S मोर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, ये जितना पॉजिटिव हो जाएगा तो ये तो माइनस है और ये भी माइनस है, तो जितना वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट, समझ में आ रहा है, T इंटू डेल्टा S इज मोर पॉजिटिव, तो मेरा जो डेल्टा जी है वो लेस नेगेटिव, वो मीन्स डेल्टा जी लेस नेगेटिव होगा। लेस नेगेटिव का मतलब है मोर पॉजिटिव, मीन्स टूवर्ड्स टू जीरो, यानी वो थोड़ा स्पॉन्टेनियस अपनी लूज कर रहा है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं, टेम्परेचर जैसे मैंने यहां पे बढ़ाया, मेरा डेल्टा एस नेगेटिव था और टेम्परेचर ने वो माइनस वैल्यू डाउन कर दी है, ये माइनस माइनस प्लस ही है, आप देखिए वो माइनस में से निकाल देगा, यानी मेरा डेल्टा जी कम हो जाएगा। कम का मतलब माइनस नहीं है, लेस नेगेटिव हो रहा है, यानी टूवर्ड्स टू जीरो की तरफ वो बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरा स्लोप को मैंने इस तरह से दिखाया हुआ है और टेम्परेचर में मैंने इस तरह से कुछ दिखाया हुआ है। अभी देखिए वो जो एक और रिएक्शन था ना, जो रोल वाला था, यानी मैं इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी जो स्टेबिलिटी कम हो रही है, यानी नीचे वाला जो होगा ना वो ज्यादा स्टेबल होगा ऊपर वाले की तरह से। अभी जो दूसरा ग्राफ था, ये तो मैंने पहला वाला बताया, अभी मैं दूसरा वाला यहाँ पे बताना चाहता हूं कि मेरे पास 2 कार्बन है और ऑक्सीजन है, वो जो मैंने रिएक्शंस अभी दिखाया था, 2 कार्बन सॉलिड। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा था, डेल्टा एस पॉजिटिव ही था, तो डेल्टा एस पॉजिटिव होने की वजह से देखिए इसमें क्या होगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस, ये तो मेरा नेगेटिव ही वैल्यू है और मेरा डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव वैल्यू में चला गया है, तो इससे मेरा जो डेल्टा है वो नेगेटिव ही रहेगा। समझ में आ रहा है? फिर से इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, आप फिर से देखिए ये ग्राफ में बार बार आपको दिखाऊंगा, ये जो वाला है Mg वाला वो बहुत बढ़िया होगा क्योंकि उसकी स्पॉन्टेनियस ज्यादा है। इससे जैसे 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 हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं उसकी स्पॉन्टेनियस क्या हो रही है, कम हो रही है। यानी मुझे इसका जो रिएक्शंस करना हो तो मैं ऑक्सीजन भी ले सकता हूं या नीचे वाला भी ले सकता हूं, क्योंकि ये भी उसका ऑक्सीडेशन कराएगा। समझ में आ रहा है? जो नीचे वाला है वो ऊपर वाले का रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है।
तो ये जो मैंने अभी आपको समझ में आ गया पहले ये ग्राफ में जो, क्योंकि जितना आप नीचे चले जा रहे हैं आप डेल्टा जी नेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव मीन्स ज्यादा स्पॉन्टेनियस है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा स्पॉन्टेनियस क्या जाए बढ़ता जा रहा है। चलो ये तो अब देखिए, अभी मैं आपको यहाँ पे एक ट्रांजिशंस टेम्परेचर के बारे में बात, ट्रांजिशंस टेम्परेचर यानी अब देखेंगे ना, यहां से देखिए तो सडन चेंजेस हो गया है, इसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे। जैसे देखिए मैग्नीशियम के केस में मुझे यहाँ पे 1363 केल्विन दिखाई दे रहा है, आपको समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ जिंक में भी ऐसा हो रहा है, देखिए सडन चेंज है, तो ये कौन सा है 1180 वाला है। मर्क्यूरी में भी देखिए सडन हो रहा है, सडन ट्रांजिशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो जो टेम्परेचर 63, तो ये और दूसरा ये क्रॉस ओवर, देखिए ये क्रॉस होके चला गया है। तो दो के बारे में और मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, क्योंकि हमारी बुक में कुछ इससे नहीं दिया हुआ है, इसलिए तो मैं आपको यहां पे ये पॉइंट समझाना चाहता हूं, व्हाई सडन ट्रांजिशन इन ग्राफ में सडन ट्रांजिशन होने की वजह क्या है। जैसे मैंने ट्रांजिशन इसको हम जैसे जो भी है उसको, जैसे जिस टेम्परेचर से वो बिल्कुल बढ़ रहा है उसको हम ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलेंगे, और दूसरा मुझे पहचानना है क्रॉस ओवर टेम्परेचर क्यों हो रहा है। आप देखिए मैं आपको रिएक्शंस पहले वाला दिखाता हूं। देखिए मेरे पास जिंक था, सॉलिड था, O2 में चला गया, गैसियस था, वो ट्वाइस ZnO में चला जाता है S। ये जो टेम्परेचर था वो मैंने अभी आपको बताया था 1180 केल्विन। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हो रहा है तो आप साथ में रखिए वो ग्राफ वाले, ताकि आपको ये जो लेक्चर के साथ आप वहां पे भी देख सकेंगे, क्योंकि मैं अभी एक स्क्रीन में दोनों शेयर नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप अपनी तरह से देखिए। अगर 1180 में क्या हो रहा है, ये सॉलिड टू सॉलिड है और गैसियस टू सॉलिड है, यानी हमारा जो डेल्टा एस था वो नेगेटिव था। लेकिन जैसे टेम्परेचर 1180 से आगे बढ़ा तो जिंक जो हमारा था वो मेल्ट डाउन हो गया है, यानी अभी जो रिएक्शन चलेगा वो इस तरह से चलेगा। समझ में आ रहा है। ये जो सॉलिड टू सॉलिड था वो अब लिक्विड टू सॉलिड हो गया है, यानी क्या हुआ, ये हमारा मेल्ट डाउन होने की वजह से वो डेल्टा एस है ना धड़ाम से एकदम ज्यादा डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। पहले वो नेगेटिव था, लेकिन उसी टेम्परेचर पे क्या हो गया है, आपको समझ में आ रहा है। वो ज्यादा क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है फिर से। तो इसको जो हम बोलेंगे वो सडन ट्रांजिशंस इन ग्राफ की बात हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। फिर से जो 1180 से लेकिन आपको कई बच्चे को ऐसा होगा कि सर जी ये जिंक ऑक्साइड भी मेल्ट डाउन हो जाएगा ना, नहीं, क्योंकि जिंक ऑक्साइड है ना वो 2248 केल्विन पे ही, यानी बहुत बढ़िया टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अभी फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास जो फॉर्मूला था थर्मोडायनेमिक्स का वो तो यही फॉर्मूला है। अगर टेम्परेचर में जैसे मैं बढ़ाया तो मेरा जो डेल्टा एस था वो नेगेटिव था, तो मेरा T इंटू डेल्टा एस भी क्या था, नेगेटिव था। लेकिन अभी क्या होगा, जैसे टेम्परेचर मैंने बढ़ाया तो इसमें इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना, डेल्टा एच जो टेम्परेचर ये प्लस हो गया ना, मैं प्लस में कर देता हूं T इंटू डेल्टा एस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये T इंटू डेल्टा एस ज्यादा बढ़ रहा है, डेल्टा एच क्या हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है। इससे जो मेरा डेल्टा जी है वो भी लेस नेगेटिव हो रहा है, लेस नेगेटिव यानी टूवर्ड्स टू जीरो जा रहा है। अब देखिए मैं फिर से आपको ये ग्राफ दिखाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पे कौन सा वाला था, जिंक वाला ग्राफ देखिएगा आप, देखिए जिंक वाला ग्राफ आप देखिए क्या हुआ। ये जो टेम्परेचर 118 सडन आप देखेंगे ना तो डेल्टा जी उसका डाउन हो रहा है, फटाफट डाउन हो रहा है। यहाँ पे इतना डाउन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो मेल्ट डाउन हो रहा है। मेल्ट डाउन होने की वजह से उसका डेल्टा एस बहुत फास्ट यहाँ से उसका जंप किया हुआ है, तो उसकी वजह से ये मुझे यहाँ पे सडन चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। दूसरा भी एक रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो रिएक्शंस भी कुछ इस तरह से था। मैंने एक और ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास मर्क्यूरी था, वो तो हमें मालूम ही है कि एसटीपी पे वो लिक्विड ही होता है, और O2 गैसियस से वो ट्वाइस HgO सॉलिड की तरफ जा रहा है, राइट।
आप देखेंगे तो उसमें कौन सा टेम्परेचर है, 630 केल्विन है। देखिए आप अपनी बुक में जो पहला वाला दूसरा वाला मर्क्यूरी का दिया हुआ है तो वो 630 केल्विन पे है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे जैसे मैं 630 से जैसे आगे बढ़ा तो मेरा जो मर्क्यूरी था, जो मर्क्यूरी वो गैसियस में चला गया है, राइट। यानी इससे क्या होगा, जो गैसियस वाली जो फॉर्मूला थी उसमें जो मेल्ट डाउन मुझे मिला है, मेल्ट डाउन होने की वजह से मेरा जो डेल्टा एस था वो जैसे लिक्विड में से सॉलिड में चला गया। पहले वो सॉलिड में से सॉलिड था, लिक्विड में से सॉलिड, इस तरह से आप देखें सॉलिड टू सॉलिड, ये लिक्विड में से सॉलिड, यानी एंट्रोपी में डेल्टा एस में क्या हुआ, डेल्टा एस जो था वो रेंडमनेस कम हो गई है, लेकिन जो मेरा जो वैल्यू टी इंटू डेल्टा एस का था वो बिल्कुल फटाफट बढ़ रहा है। तो उसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकेंगे कि ये भी मेल्टडाउन की पोजीशंस यहाँ पे दिखाई हुई है। चलो ये तो मैंने दोनों मैंने बता दिए। अभी मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको ले जाता हूं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से जो क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। पहले मेरा जो पोर्शन है वो है सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट का मैं सिलेक्शन कैसे कर सकता हूं। मैंने आपको बोला था कि जैसे मेरे पास एक ए है, वो सॉलिड है, वो O2 गैसियस में चला गया है और उसका जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है O2x सॉलिड मिल रहा है। सपोज कि उसका डेल्टा GF स्टैंडर्ड है वो -100 किलो जूल पर मोल, राइट, ऑफ O2 है, ऑफ ऑक्सीजन है। चलो फाइन। दूसरा एक रिएक्शन से BX है, वो भी सॉलिड है, वो O2 में चला गया है, तो उससे मुझे क्या मिला, B2OX, वो भी सॉलिड मिल रहा है। डेल्टा GF स्टैंडर्ड मुझे यहाँ पे मिल रहा है -500 किलो जूल पर मोल ऑफ O2 मिल रहा है। चलो आपको समझ में आ गया। अभी दोनों रिएक्शंस आप देखेंगे, दोनों में डेल्टा जी तो माइनस ही है, यानी दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो है ही। देखिए लेकिन इसमें मोर स्पॉन्टेनियस क्या है, तो कि देखिए मोर स्पॉन्टेनियस ये है क्योंकि उसका डेल्टा जी ज्यादा माइनस है तो ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा। यानी ये जो रिएक्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं वो है मोर स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है। देखिए जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्यूमिनियम है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो Cr2O3 के साथ वर्क करके Al2O3 में चला जा रहा है और क्रोमियम दे पा रहा है। दूसरे में मैंने क्या किया, क्रोमियम को मैंने रिड्यूसिंग एजेंट बनाया Al2O3 के सामने, तो वो Cr2, ये सभी पूछे गए क्वेश्चन ही मैं यहाँ पे ले रहा हूं। देखिए तो कौन सा रिएक्शंस है वो हो पाएगा। अब देखिए मैं आपको फिर से मैं ग्राफ में दिखाना चाहता हूं। ग्राफ में देखिए आप, ये जो ग्राफ है आपको दिखाई देगा, आपको एल्यूमिनियम वाला है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। एल्यूमिनियम वाला जो आप ग्राफ है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और एक एक केस में जो क्रोमियम वाला है तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन एल्यूमिनियम है वो नीचे है, क्रोमियम तो यहाँ पे ऊपर होगा क्योंकि कॉपर के Fe के आसपास हो, यहाँ पे क्रोमियम का यहाँ पे दिया नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वहां पे होगा। तो ये जो एल्यूमिनियम है वो अच्छी तरह से क्योंकि नीचे वाला है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों में कौन करेगा, मैग्नीशियम करेगा, क्योंकि उसका डेल्टा जी नेगेटिव ज्यादा है तो वो उसका रिडक्शन कर देगा। Al2O3 से वो Al मैग्नीशियम निकाल देगा, लेकिन Al2O3 का जो मुझे ऑक्सीजन निकालना हो तो वो कुछ निकल नहीं सकता है, लेकिन Al2O3 सभी का ऊपर में से मेटल को आइसोलेट कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रिएक्शन है वो हो जाएगा क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है, और ये क्या है तो क्या ये लेस स्टेबल है। समझ में आ रहा है आपको। चलो ये तो एक बात हो गई। दूसरी में यहाँ पे एक और प्रोसेस में आपको फिर से मैं आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल से लिए दिखाना चाहता हूँ कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए कि मेरे पास एक प्रोसेस ये है और दूसरी प्रोसेस ये है। एक में मैंने जिंक को रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है और एक में मैंने मर्क्यूरी को रिड्यूसिंग एजेंट लिया हुआ है। समझ में आ गया। फिर से आप देखेंगे मर्क्यूरी कहाँ पे है, ऊपर है। जिंक कहाँ पे है, देखिए जिंक यहाँ पे है, देखिए 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 कहाँ पे जिंक है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, जिंक यहाँ पे है। यानी ये है वो ऊपर वाले का Hg यानी मर्क्यूरी है, वो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन मर्क्यूरी इसमें से जिंक नहीं निकाल पाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों में से ये जो रिएक्शन है उसमें जिंक
एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करेगा। चलो समझ में आ गया। दूसरा जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता था वो है क्रॉस ओवर टेम्परेचर, क्योंकि ये जो बात है वो मैंने अभी मेरा लेक्चर ये थोड़ा लंबा चलेगा, तो अब शांति से आप देखिए, क्योंकि ये मुझे पूरा टॉपिक है ना वो मुझे एक तरह से आपको पूरा समझाना है। देखिए मैं अभी आपको मैग्नीशियम के बारे में समझाना चाहता हूं। देखिए आप मैग्नीशियम देखिए, समझ में आ रहा है। ये एक टेम्परेचर क्या है आपको यहाँ पे वो देखेंगे तो यहाँ पे भी कट हो रहा है मैग्नीशियम का, फिर यहाँ पे भी क्रॉस ओवर होके वो आगे चला जा रहा है। क्लियर हो रहा है। सिलिकॉन आप देखेंगे तो सिलिकॉन के यहाँ पे क्रश हो रहा है, देखिए यहाँ पे। अभी एक टेम्परेचर है यहाँ पे, देखिए मैं यहाँ पे नियर अबाउट जो ये वो यहाँ से निकला, यहाँ से क्रॉस हुआ है, सिलिकॉन से यहाँ से क्रॉस हुआ है, और वो टेम्परेचर क्या है 1966। आप देख लीजिए 1966। दो डेटा मैं आपको क्रॉस ओवर में दिखाना चाहता हूँ। क्रॉस ओवर टेम्परेचर में क्या होता है, जैसे मेरा टेम्परेचर लेस देन 1966 केल्विन है, तो मुझे मालूम है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में जो प्रोसेस होगी उसमें MgO है वो मोर स्टेबल होता है, राइट। लेकिन जैसे टेम्परेचर 1966 से आगे बढ़ेगा तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन है वो SiO2 वाला वो ज्यादा हो जाएगा। यानी ये हुआ ना कि मुझे मैग्नीशियम और सिलिका का रिएक्शंस करवाना है और मुझे मैग्नीशियम को रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो मुझे टेम्परेचर है वो 1966 से कम रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे सिलिकॉन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट लगाना हो तो मुझे टेम्परेचर इस ग्रेटर देन 1966 मुझे रखना पड़ेगा SiO2 और समझ में आ गया। बिल्कुल ये क्रॉस ओवर टेम्परेचर का गेम है। तो ये जो पूरा मैं नटसेल में आपको दिखाऊं, अभी खत्म नहीं हुआ है ना मेरा। तो टेंडेंसी जैसे मैं यहाँ पे जो टेंडेंसी यहाँ पे जो भी होगी फॉर अ मेटल इन ईडी इन द रिड्यूसर, यानी कौन सा वाला ज्यादा अच्छा रिड्यूसर है, तो आप नीचे से ऊपर चले जाइए। देखिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जिंक, ये कार्बन वाला, फिर Fe, फिर कॉपर, फिर Ag, तो ये ऑर्डर मुझे मिलेगा। देखिए तो ये ऑर्डर इस तरह से हो गया ना, मैग्नीशियम है, बाद में एल्यूमिनियम है, बाद में सिलिकॉन है, बाद में क्रोमियम है, बाद में जिंक है, बाद में कॉपर है, बाद में मर्क्यूरी है, लास्ट में Ag है। तो ये रिड्यूसिंग ऑर्डर यहाँ पे मुझे मिलेगा। अच्छा अभी जो फोर्थ वाला पॉइंट है मैं आपको समझाना, इफ डेल्टा जी क्रॉस जीरो, जीरो से जो आगे बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है मींस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आगे बढ़े तो इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास Hg का वाला केस है, Ag वाला केस है, Au वाला केस है, प्लेटिनम वाला केस है, तो सभी में क्या होगा डेल्टा जी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे ये Ag में यहाँ पे ऊपर चीजों से ऊपर चला गया, यहाँ भी चला गया है। तो इस तरह से अभी तो वो गोल्ड वाला या प्लेटिनम वाला में भी वो इनर्ट मेटल की तरह काम कर रहा है। चलो समझ में आ गया। अभी मेरा लास्ट पॉइंट की तरफ मैं अभी अब बढ़ रहा हूं। ये जो एलिंगम डायग्राम का पूरा जो मैंने आपको समझाया, फिफ्थ में मुझे ये दिखाना है कि हमें कैसे पता चले कि कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन कब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। कार्बन का मतलब यहाँ पे होगा कॉक। मैं आपको एक केस समझाना चाहता हूं। C है और O2 है और इसमें से CO2 मुझे मिल रहा है। मुझे मालूम है कार्बन सॉलिड है, उसका गैसियस वैल्यू है, उसका भी गैसियस वैल्यू है। मैं आपको अपनी तरह से डेटा कुछ इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। ये डेल्टा एस है ना, इसका डेल्टा एस कितने पे है 298 केल्विन पे है, और जो उसका वैल्यू है वो जूल पर मोल है, जूल पर मोल केल्विन, सॉरी, राइट। जैसे मेरे पास मुझे पता है इसका 5.5 है, इसका 205 है और इसका 214 है। तो देखिए उसका डेल्टा एस क्या होगा, आपने जो थर्मोडायनेमिक्स में इट्स एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका तो यहाँ पे 214 है, यहाँ पे क्या होगा 5.5 है और यहाँ पे 205 है। क्लियर। तो डेल्टा एस मुझे यहाँ पे मिलेगा 3.5 जूल पर केल्विन, सॉरी जूल केल्विन पर मोल। ये जो है ना वो बहुत कम है, वेरी लेस है। डेल्टा एस इतना कम नहीं हुआ है,
समझ में आ रहा है? तो यानी वो स्ट्रेट लाइन वाला है। देखिए आप क्यों वो स्ट्रेट लाइन वाला है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा अक्सर जी ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्यों हम सीधा ही चला जा रहा है, वो ऊपर नहीं जा रहा है, क्योंकि उसका इतना डेल्टा एस नेगेटिव मुझे नहीं मिला हुआ है। समझ में आ रहा है? फिर मैं आपको केस दिखाता हूं, जैसे मेरे पास 2 कार्बन है, ऑक्सीजन है और मैं कार्बन मोनोऑक्साइड में चला जा रहा हूं। ये केस मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अभी भी वैल्यू मैंने अभी आपको 5.5 बताई थी, इसकी 205 है और कार्बन मोनोऑक्साइड ने नियर अबाउट 198 है। ये मेरा डेल्टा एस के जो डेटा है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इसका डेल्टा एस क्या होगा, 2 इंटू 198 होगा, फिर माइनस है यहाँ पे 2 इंटू 5.5 मुझे लिखना पड़ेगा और प्लस 205 है। तो आप उसका कैलकुलेशन करोगे तो डेल्टा एस आपको मिलेगा 180 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ की इसका डेल्टा एस ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने की वजह से उसका नेगेटिव स्लोप मुझे मिला है। देखिए ये जो 2 कार्बन ऑक्सीजन वाला जो स्लोप था मेरा, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं, बार बार दिखा रहा हूं क्यों नेगेटिव है, तो इसका जो यहाँ पर आपको वैल्यू से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तीसरा वाला है C है और CO2 है, इसका वैल्यू 198 है, इसका 205 है और इसका 214 है। यानी ये 214 माइनस 198 इंटू 2 प्लस 205 का जो आंसर मुझे यहाँ पे मिलेगा वो माइनस 173 जूल केल्विन पर मोल मिलेगा। यानी ये बहुत अच्छा वाला पॉजिटिव स्लोप में चला गया है। तो क्यों पॉजिटिव स्लोप है वो भी आपको पता चलेगा। अब देखिए आपको एक मैं टेम्परेचर यहाँ दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर है ना, आपको यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का टेम्परेचर, फिर कार्बन ये भी और ये तीनों का क्रॉस ओवर होगा। देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर नियर अबाउट यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, आपको दिखाई देगा। फिर से ये कार्बन का है, ये भी कार्बन का है और इसका जो क्रॉस ओवर टेम्परेचर है ना वो नियर अबाउट में यहाँ पे आपको डेटा नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो डेटा है जैसे 983 केल्विन है, वो तीनों का क्रॉस ओवर टेम्परेचर मुझे मिल रहा है, क्रॉस ओवर टेम्परेचर है। तो इसका मतलब यह हुआ ना कि एट एनी टेम्परेचर, आप कोई भी टेम्परेचर में चले जाएंगे तो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन 983 केल्विन से मैं कम में जा रहा हूं, इसका मतलब मुझे यह हुआ ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये जो ग्राफ मुझे यहाँ पे मिल रहा है उसमें ये कम हो रहा है, तो कम होने की वजह से ये ग्राफ में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी नेगेटिव वाला पोर्शंस मुझे मिल रहा है। तो टेम्परेचर डाउन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट्स अ बेटर वन, राइट। लेकिन जैसे 983 से जैसे मैं ज्यादा चला जा रहा हूं तो कोक इज बेटर, राइट। तो कई बच्चे को सर जी हम पहले से ही कोक यूज करें, नहीं, कोक का एक प्रॉब्लम है, कोक हम बहुत हाई टेम्परेचर पे नहीं यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया? कोक इज नॉट यूज्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स क्या होती है, वो कार्बाइड मेकिंग कर देता है, मेटल के साथ वो कार्बाइड बना देता है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा वो एसिटिलीन गैस निकाल देगा, और एसिटिलीन है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, यानी पूरा जो मेरा जो फर्नेस है ना वो ब्लास्ट हो जाएगा। और दूसरा इतना टेम्परेचर करने के लिए मुझे उसकी फर्नेस की जो प्रिपरेशन है उसकी जो कॉस्ट भी है वो भी ज्यादा हो जाएगी। यानी कोक को मुझे संभाल के रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है एलिंगम डायग्राम का, जो मैं अपनी तरह से समझता था, मैंने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा, ये सभी क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो ये पूरा आज मेरा 40 मिनट का 40 मिनट्स का ये पूरा सेशंस विच इज टू एलिंगम डायग्राम, ताकि आपको पूरी तरह से आपको समझ में आ जाए। थोड़ी मैंने यहाँ पे अपनी तरह से भी मेहनत की है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चंस निकले तो आप उसमें से आगे भी बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।